हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए थे और इस बैच में हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस, सब कुछ, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी थी और सारे आपको टॉपिक्स प्रॉपरली कराए गए थे। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्रशिक्षु बैच में जाकर देख सकते हैं टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जो है, आप जिस टॉपिक में समस्या हो रही है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, जो है आपको पता ही था, मैं आपके लिए टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर इस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या लेके आई हूँ, राजन सीरीज की महामैराथन्स लेके आई हूँ। यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो बहुविकल्पीय थी, मैं उसकी आपको राजन सीरीज महामैराथन करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके या आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ पर महामैराथन देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी पेपर्स के लिए, क्योंकि पेपर्स में आपको ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक उसको पढ़िए। ठीक है, तो आप जहाँ से जाना इस क्लासेस को देखिए, और जहाँ से जाना आपके जो दोस्त हैं जो परेशान हो रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें हम, उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं। और जिस जो है प्रॉब्लम हो रही है जिसमें आपको, उसके लिए आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर उस टॉपिक के बारे में देख सकते हैं और वहाँ पर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो करेंगे वो राजन सीरीज में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, तो प्रक्रिया में जो हम राजन सीरीज करेंगे और ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होगा। और इस राजन सीरीज में हम बहुविकल्पीय करेंगे, वेरी शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी इस क्लास में। तो यहाँ पर जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए मेरी क्लास में टारगेट एग्जाम ओनली पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ से जाना दोस्तों को जोड़िए, आपकी क्लास में जो है उनको जोड़िए, ताकि वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसमें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में, किस नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है और कहाँ पर आप इसको ईजिली कर पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो 2 बार देखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम कंटिन्यू। ओके, क्या दिया है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये हमारे। सही है। और पहला प्रश्न इसमें दिया है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है। तो यहाँ पर बताना है आपको इनकी अंतिम अवस्था किसकी थी, किसकी? पियाजे चचा की। तो पियाजे के बारे में मैंने आपको उनकी जो जितनी अवस्थाएं हैं उनके संज्ञानात्मक विकास में, वो सारी मैंने आपको अवस्थाएं कराई हैं, उसकी आप उस क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है औपचारिक क्रियाकलाप। ठीक है, औपचारिक संक्रिया काल। अंतिम क्या है? औपचारिक संक्रिया काल है। तो यहाँ पर ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन में ही हमने लिखना है इसको, क्योंकि इसमें अंतिम अवस्था पूछी है। अगर आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। सही है, तो ये आपका 15 सेकेंड में आया हुआ। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी लिखा है हर क्वेश्चन के आगे कि वो क्वेश्चन कब आया है, कौन सी डेट में पूछा गया पेपर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा और हमारी राजन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी में आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और इसी में आपको और जो आने की संभावना है क्वेश्चन की वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो इंसान कब प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सिद्धांत दिया है वो दिया है गेस्टाल्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारा कि सिंगडम
सिग्मंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहते हैं। तो सिग्मंड फ्रॉयड ने जो अपना सिद्धांत दिया था तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यहाँ पर इसको कहते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो 4th नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता। क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। तो ये भी आपका 2015 में पूछा गया है। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो जन्मजात अभिप्रेरक तो भूख, प्यास और नींद। कौन से होते हैं? भूख, प्यास और नींद। तो ये तीनों जो हमारे होते हैं, ये हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं। ठीक है, और होम्योस्टेसिस तापमान की नियमन, और क्या है? मात्रक व्यवहार, काम, पलायन, युत्सा, ठीक है, युयुत्सा, जिज्ञासा, कीड़ा, हास, विनोद, ये सारे हमारे क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ये हम जो हैं पहले से ही, इनको हमें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बच्चे के अंदर पहले से कौन कौन से प्रेरक जो हैं विद्यमान होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर आएंगे, 2015 में पूछा गया है। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 हो गए, और जो है 5 6 7 8 9, तो ये बराबर भागों में इसको बांटेगा, वो क्या कहलाएगा? मध्यांक कहलाएगा। तो इसको मध्यांक क्या होगा? तो आप लगा लीजिए बराबर बराबर। तो ये यहाँ पर 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। ठीक है, तो ये बीच में जो होगा हमारा क्या होगा? ये हमारा मध्यांक होगा। ठीक है, जो यहाँ पर इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। आगे चल देंगे 7th क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 7th क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम धारणा, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है हमारी स्मृति के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? स्मृति के अंतर्गत आती हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो जो प्रेरक पहले हमने देखे जन्मजात प्रेरक, अब हम देखेंगे जो व्यक्ति अपने आप से इसको प्राप्त करता है, तो वो कैसे होते हैं? व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम कहते हैं व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 9 नंबर क्वेश्चन है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रेरणा। क्या कहलाएगा? प्रेरणा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए 2015 में और 16 में पूछा गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर है। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? बाल। तो यहाँ पर आपको केवल अवधि नहीं लिख देनी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके बारे में मतलब कि इस तरीके से लिखना है कि बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षक विद्वानों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है? तो हमारी 6 से 12 वर्ष की होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो इनकी किन्हीं दो प्रक्रियाओं का वर्णन करना था, वैसे तो इनकी 4 प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेट, ठीक है। सेकंड इसमें है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और बाकी अवस्थाएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि और बाकी 2 अवस्थाएं कौन सी हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है प्याजे वाली तो आप देख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन आने वाला है 100%, ठीक है। क्योंकि प्याजे से आपको या तो लघु में पूछेगा, बहुविकल्पीय में पूछेगा, तीनों में से किसी में पूछ लेगा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि तीनों में ही आपको प्याजे से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये भी आपको 16 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, वो दिया है पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो किसको करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं, किसको करते हैं, ये सारे कारक क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कितना छोटा सा एकदम से। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। तो 2016 में पूछा गया। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेवलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती है फिर भोजन दिया जाता है, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या होता है, क्या होता है, अंत में क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि अंत में क्या होता है। तो पेवलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ अंत में क्या होता है, अनुकरण होना, बच्चा फिर क्या करता है, अनुकरण करता है कुत्ता। पहले वो घंटी बजती है, फिर उसे भोजन मिलता है, फिर वो उसी को अनुकरण कर लेता है, क्या कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो ये सीख जाता है कि अगर घंटी बज रही है तो मुझे खाना मिलेगा। फिर उसकी जो लार आना होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है क्योंकि उसे पता होता है घंटी बज रही है तो खाना मिलना ही मिलना है मुझे संभव ही। तो आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बुद्धि लब्धि जो है उसको निकालने का सूत्र क्या है। तो क्या है सूत्र, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं इसको आपको बता रही हूँ। बुद्धि लब्धि बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। अपॉन क्या नीचे क्या आएगा बटे में वास्तविक आयु। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्या आएगा 100। तो ये हमारा इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको टिक करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी आपको इसी सूत्र से निकालना है। और अगर आपको सूत्र पूछा जा रहा है तो भी आपको यही बताना है। तो सूत्र आपसे पूछा जाएगा, अगर सूत्र नहीं पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको सॉल्यूशन करना होगा आपको, सही है। तो वहाँ पर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि CAT क्या है, CAT का निर्माण किसने किया। तो CAT का निर्माण किसने किया, ये किया है लियोपोल्ड बेलॉक ने किया है, ठीक है। कब किया है, 1948
8 में किया है। कब किया है? 1948 में किया है। किसने किया है? लियोपोल्ड बेलॉक ने किया। आप बेलॉक याद रखिए, फिर भी आप जो है इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपको अगर आपको बहुविकल्प में पूछा जाए तो आप बेलॉक से वहाँ पर इसको, अगर आपको इसको जो है बहुविकल्प में पूछा जाए तो आप बेलॉक से उसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये अति में पूछा गया तो यहाँ पर इनका आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये आपको 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अब के हम देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सी देखेंगे? 16 नंबर देखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न संख्या क्या दी है? 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि सीखने के सिद्धांत प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के नियम है, इससे संबंधित जो प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, ठीक है। तो इसको हम कई बार कर चुके हैं और ये 16 में पूछा गया है। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देंगे, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि आवर्गीकृत पद्धति के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो जब विषम संख्या होगी तो माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वहाँ के लिए ये सूत्र हमारा क्या है? m बराबर n+1/2, ठीक है। ये हमारा इसका ये सूत्र होगा, सही है। तो इस तरीके से अगर आपको आता है तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। ये क्या है? विषम संख्या के लिए। अगर सम पूछे तो सम संख्या के लिए सूत्र क्या होगा? सम संख्या के लिए सूत्र होगा कि n/2 प्लस n+1/2, ठीक है। n+1/2, ठीक है। ये हमारा होगा सूत्र यहाँ पर। ये किसके लिए होगा? ये होगा सम के लिए। अगर सम संख्या पूछती है तो ये सूत्र होगा, अगर विषम पूछती है तो आपका ये वाला सूत्र होगा, m बराबर n+1/2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको आता है सूत्र तो आप यहाँ पर इस तरीके से बता दीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो क्वेश्चंस भी इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम निकालेंगे, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहिमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। कैसा होता है? बहिमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है जो है अपने जो समाज के बारे में भी और अन्य लोगों के बारे की प्रगति के बारे में सोचता है, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तो आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, समाज के दूसरों लोगों तक भी हमारी ये क्लासेस पहुँचाइए ताकि वो भी डीएलएड में एक अच्छा स्कोर ला सकें, ठीक है। तो ये हमारी मैराथन जो है पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो आप इसको मिस ना कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो अच्छे व्यक्तित्व का। किसका है? अच्छे व्यक्तित्व का। अगर आपका अच्छा व्यक्तित्व है तो ये सारे आपके अंदर गुण होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना किस रूप को प्रदर्शित करता है? जैसे मान लीजिए सीखने का वक्र, जो मैंने आपको वक्र वाली क्लास कराई है, अब वक्र से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो वक्र वाली क्लास आप प्रशिक्षु बैच पे जाके देख लीजिए, टारगेट एग्जाम ओनली पर। वहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट में वक्र की क्लास मिल जाएगी। ये हमारा जो लास्ट में जो टॉपिक होते हैं उससे पहले नंबर का टॉपिक है, ठीक है। सांख्यिकी से पहले आपको वक्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए ये वक्र का इस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर इसमें उन्नति हो रही है, इस तरीके से जा रहा है मैप, तो ये क्या दर्शाता है? तो सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? बढ़ते क्रम को प्रदर्शित है। ये यहाँ पर ऐसे करके बढ़ रहा है ऊपर के लिए,
क्या है, बढ़ते क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको चित्र भी, इसका डायग्राम भी याद रखना, क्योंकि अगर आपको आता है तो अगर आप डायग्राम विथ जो लघु में अगर क्वेश्चन करके आते तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। तो पूछा गया वृद्धि हमारी कब रुक जाती है। तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एकमत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्या होता है, स्थिरता प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है, स्थिरता कितनी एज में, 25 वर्ष की। अगर आप 25 के हो गए तो अब आप में जो है वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, आप में क्या, किसी में भी वृद्धि नहीं होगी जो 25 वर्ष के हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है जो टीईटी का संबंध किससे है। तो टीईटी का संबंध किससे है, तो टीईटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है। जब हम व्यक्तित्व परीक्षण बच्चे का करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टीईटी परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादन कौन है, मरे और मार्न है। तो यहाँ पर इनके प्रतिपादन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारी स्मृति है उसका मुख्य कार्य क्या है, पूर्व अनुभव को संयोजक रखना, क्या करना, संयोजक रखना तथा समय आने पर याद दिलाना की स्मृति का मुख्य कार्य है। जो हम जो याद करते हैं उसको सही समय पे याद दिलाना किसके द्वारा करते हैं, स्मृति के द्वारा करते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सक्रिय विस्मृति से क्या अभिप्राय है। तो जो विस्मृति होती है, जो स्मृतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सक्रिय होती हैं या निष्क्रिय होती हैं। तो यहाँ पर जो सक्रिय और जो विस्मृति होती, स्मृति कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक स्मृति होगी, एक विस्मृति होती है। और विस्मृति जो होती हैं उसके अंदर 2 तरीके की होती हैं, सक्रिय विस्मृति होगी और निष्क्रिय विस्मृति होगी। तो यहाँ पर हम सक्रिय विस्मृति के बारे में पूछा गया तो क्या कहेंगे कि सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति का वह स्वर ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भूल जाता है। तो फयान के अनुसार क्या कहा है, हम भी स्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव की स्मृति से निकाल देते हैं। तो हम अपनी जो खुद की स्मृति है उससे निकाल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है सृजनात्मकता से क्या आशय है। तो सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, मौलिकता से लिया जाता है। ठीक है, मौलिकता मुक्त सहचार्य है। कैसी है, मौलिकता कैसी है, मुक्त और सहचार्य है। सृजनात्मकता में सहचार के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन होता है। ठीक है, अगर हमारे कार्य का जो परिणाम है वो नवीन है तो वहाँ पर क्या होगा, सृजनात्मकता होगी। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं कि आप वहाँ पर किसी राइटर के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप डेफिनेशन ज़रूर याद करें, क्योंकि वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसकी डेफिनेशन बताइए या किसी और की बताइए। तो बहुत सारे टॉपिक है, सभी टॉपिक में पूछी जाती है। तो मन के अनुसार देखेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों और जो प्रयोजनों और अभिरुचियों के सबसे अधिक साक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व की परिभाषा हो गई। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रोजर्स परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया था, ये किया था हरमन रोजर्स थे और इन्होंने रोजर्स परीक्षण का प्रारंभ किया। कब किया, 1960 में किया। ठीक है, आगे चलते हैं अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ। यह है 28 नंबर क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है
मान मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? जब पृथक प्राप्तांकों के योग के प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हों। ठीक है, तो मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 29 नंबर क्वेश्चन दिया है मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर एक कोई परिभाषा लिखनी थी, अगर आपको जो याद हो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है कॉर्नर के अनुसार मध्यांक सामक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह के दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मध्यांक की परिभाषा हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं? तो कितने संवेग होते हैं? ये हमारे 3 संवेग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, कोई भी लाइक नहीं करता है ना शेयर करता है, बस आप क्लास तो देखते हैं लेकिन जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और जो है अपने फ्रेंड्स को भी नहीं शेयर करते हैं। तो शेयर करें ताकि आप जो हैं दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा पाएँ और इस क्लास से हमारी दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, अंतिम प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व उनके अंदर होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है समान बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 90 से 109 होती है। ठीक है, ये भी 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखो मैंने अभी आपको कराया था और ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TET परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो मरे और मार्गर ने किया। ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं? अभिप्रेरणा का यहाँ पर ये अर्थ हो गया। सही है, ये भी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्मसंशोधन है। क्या है? आत्मसंशोधन होता है। सही है, आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया ये भी आपका डेफिनेशन से दिया है कि सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो सीखने की वुडवर्थ के शब्दों में है। तो अगर आपसे पूछा कोई एक परिभाषा दीजिए तो जरूरी नहीं है, अगर आपसे जो मनोवैज्ञानिक पूछे हैं तभी आप लिखिए। यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिक की ही परिभाषा देनी है। तो वुडवर्थ के शब्दों में क्या दिया है? नवीन ज्ञान का प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम या सीखना कहते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास के अवरोध के 2 कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? पहला इसमें दिया है ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोध होता है। अगर बच्चे सही से ध्वनि को समझ नहीं पाता है कि टीचर कुछ बोल रहा है वो कुछ सुन रहा है, तब भी यहाँ पर क्या है? भाषा विकास में होता है, भाषा विकास में क्या होगा? अवरोध पैदा होगा। और सेकंड क्या होगा? बालकों के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास का अवरोध आ जाता है। अंगों का मतलब कि
अंगों का दोष मतलब अगर मान लीजिए किसी की जीभ भारी है तो थोड़ा बहुत अगर तुतला के बोल रहा है तो किसी शब्द को वो कितना भी अच्छे से बोलने की कोशिश कर ले वो उसको वही बोलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 से, तो कितनी होगी? जन्म से 5 वर्ष की होगी, ठीक है। तो जन्म से 5 वर्ष की होगी। ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन फिर से दिया है वही कि थॉर्नडाइक ने अपने जो सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियम दिए? कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं, ठीक है। तो पता है कौन कौन से हैं? तो पता है आपको कौन कौन से हैं? तो जल्दी से पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिए जल्दी से मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो इसमें बताना है कि आपको इनमें से अर्जित वाली कौन सी है। तो अर्जित कौन सी है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को हम अर्जित करते हैं, उसको जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तभी हमें प्रतिष्ठा मिलती है, ठीक है, समाज में। तो प्यास, भूख और निद्रा ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे जन्मजात जो होते हैं, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विस्मृति। अगर आपने कुछ चीज़ याद कर लिया है और आपको याद नहीं रह पाई है, आपकी स्मृति से निकल गई है, तो वो क्या है? विस्मृति में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? सबसे अधिक बार आएगी क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 2, 4, 2, 6, 2, 5, 2, 2, 8। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? देखिए 2, 2 जो है कई बार यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि बहुलक बताइए इसमें, तो जो सबसे ज़्यादा अधिक बार पूछा गया होगा वह क्या होगा? हमारा बहुलक होगा, ठीक है। बहुअलक, बहुत बार पूछा गया बहुलक, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। जो परोक्ष वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जब हम चिंतन कहते हैं वो क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। तो ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर देखिए आपका साइंस से क्वेश्चन है। तो बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल में कितने होंगे? टोटल में होंगे 46 होंगे, ठीक है। कितने? 46। और जोड़ी में पूछे जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले हम क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे इसका, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम स्थानांतरण। तो 46 नंबर क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, अथवा क्या है कि सीखने के स्थानांतरण संप्रत्य को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर इन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपको 18 और 19 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है? 18 और 19 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है हमारा कि सीखने के स्थानांतरण से आशय क्या है कि किसी विषय के सीखने की उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य के अभ्यास करने से प्राप्त होने वाली प्रशिक्षण की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ठीक है। किसमें? जब दूसरी परिस्थिति में हम, अगर मान लीजिए हमने कुछ सीखा है और हम उसको दूसरी परिस्थिति में अगर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होगा? सीखने का स्थानांतरण होगा, ठीक है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाना अगर उसको आ रहा है तो वो बाइक चलाना भी सीख जाएगा, तो उसने सीखने का स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को वो सीख गया, सही है। तो यही क्या होगा? सीखने का स्थानांतरण होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक के कोशों व पेशियों में समय के साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षण के मुख्य अंतर क्या है? तो व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षण हमारे कितने 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक व्यक्तिक होता है, एक सामूहिक होता है। तो व्यक्तिक परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होते हैं समूह में प्रशंसित किए जाते हैं। जो व्यक्तिगत होते हैं, जो एक व्यक्ति पे करी जाएंगे वो व्यक्तिगत होगा, जो समूह में बहुत सारे बच्चों को लेकर करा जाएगा परीक्षण वो क्या होगा, सामूहिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेवलोव ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो किस एनिमल के ऊपर किया है? कुत्ते के ऊपर किया है। अगर आपने मेरी जो बहुविकल्पी वाली क्लास देखी होगी तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप फटाफट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें कवर करा दिए हैं। तो इसमें जो है आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस लग रहे होंगे, वही यहाँ पर आपको देखना है। तो आप इस मैराथन को मिस ना करें, ज़रूर देखें इसको। इससे आपको डीएलएड में बहुत ही सहायता मिलने वाली है और आपके स्कोर भी बहुत अच्छा बनने वाला है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन जो है टफ लगा है और करने में परेशानी हो रही है, कि आप इसको एकदम से नहीं कर पाएंगे अगर आपको पेपर में आ गया। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता था। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत है? तो किसके नियम? तत्पर है। जब बच्चा तत्पर हो रहा है तो कौन सा नियम होगा? तत्परता का नियम होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना ये लाती है। ठीक है, जैसे आप 4-5 भाई बहन हैं तो आप चारों 5 भाई बहन अलग अलग तरीके के होंगे, ऐसा थोड़ा होगा। अगर जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं वो भी उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनके गुण होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी में क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रयुक्त करता है क्या कहलाता है? तो हम जब नवीन कोई रचना है या विचार है उसको प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहलाता है? यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बताना है आपका जो परिवर्तन हो रहे हैं तो शरीर मन से हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? तो बालक के विकास का प्रभाव ना केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोन्सों में भी परिवर्तन आता है। जिस प्रकार उसके मन पर भी पड़ता है उससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित हो व विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित और विकसित होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही होते हैं। सही है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है कि बाल विकास के सिद्धांत का सैद्धांतिक महत्व बताइए। तो सैद्धांतिक महत्व क्या होगा? बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न भागों में बांटकर उनके विकास की व्याख्या करते हैं। ठीक है, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर क्या है? उनके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसकी की जा सकती है? विकास की भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बालक के विकास के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो होगा 55 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शैशवावस्था में बालक की दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव क्या करती है? भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदर,
निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। उसके जो उसकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और अच्छी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा 55 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास की विशेषता होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों क्या होती हैं, पौण होने लगती हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां कैसी होने लगती हैं, पौण होने लगती हैं। ठीक है, और सेकंड है बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्षता की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विशेषताएं होती हैं। अगर आपको कुछ और विशेषता पता है तो आप लिख सकते हैं। तो बाल्यावस्था से आपको जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आप मेरी क्लास में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने विकास की सारी अवस्थाओं के बारे में डिटेल में बताया है, उनकी विशेषता, उनके लाभ, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होती है, पहचान क्या होती है, बच्चा कैसे एक्टिविटी करता है उसमें। ठीक है, तो जाके ज़रूर देखना आप। हमारी जो विकास वाली क्लास है उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ बताइए। तो संचार जो होता है उसका लाभ क्या होता है? तो बालक के ज्ञान का विकास होता है, इससे क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है, क्या बढ़ता है, बच्चे का सामाजिक वातावरण क्या होता है, बढ़ता है। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक के अधिगम में बालक विकास। अगला क्वेश्चन दिया है 58 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो विचार गोष्ठी विधि है इसको आप बना के नहीं लिख सकते हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो जाता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक की विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो विस्मृति को कम करने के उपाय क्या हैं? किसी बालक को स्मरण करने में पूर्व ध्यान देना चाहिए, मतलब पहले ही ध्यान देना चाहिए, और स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। अगर हम स्मरण कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता या कंपटीशन कहते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है, आप हर सेक्टर में देख लीजिए, किसी भी तरफ चली जाइए, टीचिंग में चली जाइए, चाहे बैंकिंग में चली जाइए, चाहे किसी भी जगह चले जाइए, सब जगह इतना कंपटीशन है कि लाखों करोड़ों बच्चे बैठे हैं डिप्लोमा और डिग्रियां लिए हुए, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला। ठीक है, यही क्या होता है, यही कंपटीशन बढ़ाता है, प्रतिद्वंद्विता बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 61 नंबर क्वेश्चन दिया है सीखने के पठार के 2 प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? प्रेरणा का अभाव और अभ्यास का अभाव। ठीक है, ये क्या होते हैं, कारण होते हैं, और इनको दूर करने के कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो हम देखेंगे आगे। ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके उपाय क्या हैं, इसको दूर करने के उपाय हैं, क्या है उपाय इसको दूर करने के, कि विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना,
शारीरिक व मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना, ठीक है, आदतों को सुधारने का प्रयास करना, ठीक है, ये हमारे क्या है, पठार को दूर करने के उपाय होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, भाषा ज्ञान का विकास करके, ठीक है, और कहानियाँ या कथाएं सुनवा के, ठीक है, तो यह इससे बच्चे में जो कल्पना शक्ति है उसका विकास होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, थॉर्नडाइक के किन्हीं प्रमुख नियम बताइए। तो ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, ये इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करें, क्योंकि ये थॉर्नडाइक के नियम जो होते हैं आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप वो बीटीसी ले लीजिए टीचिंग में, या आपका टेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, तो जितने भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड पेपर्स होते हैं उसमें ये सिद्धांत और ये नियम आते हैं। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 64 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, पहली इसमें है करके सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है, करके सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना या अभ्यास द्वारा सीखना। बहुत सारी विधियां हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके विधियों वाली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रुचि व ध्यान के संबंध बताइए। पुनः जो रुचि और ध्यान है इसका संबंध क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो रुचि एवं ध्यान के संबंध में बताना है। तो क्या है यहाँ पर, रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के क्या है, 2 पहलू हैं। क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के अभाव से दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं है तो रुचि नहीं होगी, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 65 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व मापने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि या आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि, ठीक है, ये विधियां होती हैं हमारी व्यक्तित्व को मापने की। आगे चलते हैं। स्मृति क्या है देखेंगे, स्मृति क्या है, ठीक है, क्या है स्मृति। तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ क्या होता है, याद रखना। क्या है, याद रखना, जो हम याद रखते हैं वही हमारी क्या है, स्मृति है। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना क्या है, स्मृति है। क्या है, स्मृति है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वृद्धि एवं विकास के संबंध 2 प्रमुख कारकों के नाम बताइए। तो जो वृद्धि और विकास से वृद्धि और विकास से संबंधित कारक होते हैं, तो पहला इसमें है बालक का भोजन, दूसरा क्या है, लैंगिक अंतर। क्या होता है, लैंगिक अंतर। ये दोनों क्या होते हैं, जो वृद्धि और विकास के प्रमुख क्या होते हैं, कारक होते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिंतन क्या है। तो चिंतन का आर्ष चिंता का ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे कि आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, और चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक क्या है, प्रतीकात्मक व्यवहार आवश्यक है। कैसा, प्रतीकात्मक व्यवहार चिंता में आवश्यक है। आगे चलेंगे। आगे हाँ, तो आमतौर पर चिंता को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, चिंता के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जागृत होती है। ठीक है, और गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा है, इन्होंने कहा है चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि
70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कल्पना क्या है, ठीक है। तो कल्पना क्या है, मैं कल्पना वो आपकी वाली कल्पना नहीं है, ये कल्पना वो है जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो मैक्डूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में का चिंतन है, क्या है, चिंतन है। जो दूरस्थ वस्तुएं हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं है कल्पना का, ठीक है। तो वह क्या होता है, कल्पना होती है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है तर्क क्या है, क्या है, तर्क क्या है, पूछा गया है तर्क क्या है। तो तर्क से आज तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है, ठीक है। जो हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं उनको हम नए तरीके से संगठित करते हैं, इसी क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, मन में उद्देश्यों व लक्ष्यों को रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे इसके बारे में। और आगे दिया है बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन और तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। चिंतन प्रथम सोपान है, क्या है, प्रथम सोपान है, जिससे जुड़कर तर्क दूसरा सोपान है, ठीक है। तो सोपान पूछा जाए तो जो चिंतन होता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, जो चिंतन होता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें जुड़ जाता है तर्क, ठीक है। इसके बाद 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। जब बच्चा 11 से 12 वर्ष का हो जाता है तो वो उसके अंदर क्या होता है, तर्क की क्षमता आ जाती है और वह तर्कपूर्ण व्यवहार करने लगता है या तर्कपूर्ण चिंतन करने लगता है, ठीक है। आगे चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है 72 नंबर है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति को जीन्स के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है, तो किसकी है परिभाषा, यह एना स्टासी की है, ठीक है। एना स्टासी की ये डेफिनेशन है। आगे चलेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाल विकास पर बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बताना है कि बाल विकास पे वंशानुक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रमण का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालक में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं, मतलब कि उनसे हम में आती हैं, ठीक है। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम होता है, क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। आगे देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाल विकास पर वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाल विकास जो हमारा होता है उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाल विकास में निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पहला इसमें दिया है कि बुद्धि पर प्रभाव, ठीक है, क्या पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव, ठीक। तो बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उनकी बुद्धि लब्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। और व्यक्तित्व पर, तो व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो वह प्रभाव हम पे भी पड़ेगा, ठीक है, और बुद्धि का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आगे देखेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि प्रमुख विशेषता में पहली विशेषता क्या है कि आप आत्मसम्मान की भावना होती है, ठीक है। जब बच्चा क्या किशोर अवस्था में होता है तो उसके अंदर आत्म सम्मान की होती है, भावना आती है, ठीक है। काम भावना की परिपक्वता भी होती है और धार्मिक भावनाओं का उदय होता है और अपराध की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। कैसी होती है, अपराध की प्रवृत्ति होती है किशोर अवस्था, ठीक है। तो आप सारी अवस्थाओं के बारे में अगर आपको किसी भी अवस्था में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रशिक्षु बैच में हमने आपको सारी क्लासेस कराई हैं। हर टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से आपको कंटेंट दिया है, वहाँ से आप एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है, आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो इनके अनुसार परिवार क्या है? घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला। ठीक है, कभी क्वेश्चन में पूछा जाए बालक की प्रथम पाठशाला किसने कहा है परिवार को? ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने कहा है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तित्व के निर्धारित तत्वों का नाम बताइए। तो व्यक्तित्व के निर्धारित जो तत्व होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं, वातावरण होता है, सांवेगिक तनाव होता है, समाजीकरण होता है, शारीरिक तनाव होता है। ये सारे जो होते हैं तत्व ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसा हमारा उसी तरीके से हमारा क्या है व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर दिया है, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा भी होता कि केवल रुचि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो भी आप 2 ही बताना है। ठीक है, क्योंकि आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप मतलब पेज भर के लिखने लगेंगे तो आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन छोड़ आएंगे। सही है। पहली विशेषता है रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? हमारे ज्ञान पे आधारित होती है। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, अगर आप जो है आप में रुचि है और ध्यान नहीं है तो दोनों जो है एक सिक्के के पहलू हैं। इसका मतलब ये है अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं, अस्तित्व नहीं होगा दूसरे का। ठीक है, आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 79 तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा का क्या है? मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अभिप्रेरणा में क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। किसका? अधिगम का सहायक अंग क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन दिए है जॉनसन के अनुसार। किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। तो जॉनसन को आप जैसे बेबी जॉनसन होता है उस तरीके से आप यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर सकते हैं और डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, जॉनसन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? उचित मार्ग पर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा भी देख ली। आगे हम चलते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित, मतलब बच्चों पे आधारित है। ठीक है, इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है। इससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जाए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से हम बच्चों की क्या है मनोस्थिति समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें यही सब दिया है कि किस तरीके से बच्चा किस स्टेज में कैसा बिहेवियर करता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसकी अलग अलग तरीके से क्रियाकलाप होती हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर हम 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उनके अभिभावक अध्यापक से साक्षात्कार है। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि द्वारा। ठीक है, ये विधि यहाँ पर इसको यूज किया जाता है इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रमण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वंशानुक्रम का अर्थ पूछा है, तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। किससे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर रुथ बेंटिक्ट के अनुसार वंशानुक्रमण माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये क्या होगा? गुणों का नाम होगा। ठीक है, गुणों का नाम है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे वंशानुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है आप इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं?
तो कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था की आप मुझे बताइए क्या है, कितनी आयु से कितनी आयु तक होता है शैशवावस्था? तो शैशवावस्था हमारा जन्म से लेके, कब से लेके? हमारा जन्म से लेके, जन्म से कितने तक? 5 वर्ष तक है। और ये हमारा होता है 6 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि किशोर अवस्था की एज की क्राइटेरिया क्या होता है, कि किशोर अवस्था कब से कब तक होता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो, और आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप देख रहे हैं क्लासेस और आपको पसंद भी आ रही है। सही है। अब 84 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? विभिन्न अवस्थाओं का। आगे देखते हैं, बाल विकास, अगला क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? यहाँ पर आपसे पक्ष पूछिए। तो बाल विकास के शारीरिक पक्ष हो गया, ठीक है, एक मानसिक पक्ष हो गया, भाषा विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इसके बाद सामाजिक विकास हो गया। ठीक है, ये बाल विकास के पक्ष हैं, या आप यहाँ पर पक्ष लिख सकते हैं, या शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लघु में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप हेडिंग डालिए, पहले शारीरिक विकास की, फिर शारीरिक विकास के बारे में लिखिए, इसके बाद आप मानसिक विकास डालना, फिर भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास। तो एक एक पॉइंट करके यहाँ से आपका लघु क्वेश्चन भी तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेन हेडिंग याद होगी, उसकी मेन पॉइंट याद होगा, ठीक है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं 2-4 पेज बढ़ा के। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं प्रशिक्षु बैच पे जाके। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 86 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रमण, वातावरण, पौष्टिक भोजन और अभ्यास और खेल, और क्या होता है? निद्रा और विश्राम। ठीक है, निद्रा और विश्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप निद्रा नहीं देंगे तो आपका शारीरिक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने होते हैं? तो कितने होते हैं पता ही आपको, 3 होते हैं। इसमें क्रोध, भय और प्रेम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष तक भी हो सकती है और 6 वर्ष भी कहीं कहीं पे होती है। ठीक है, बालावस्था 6 से कितनी होती है? 6 से 10 होती है। क्या होती है? 6 से 10 होती है। कभी 10 भी पूछ लिया था, कभी 6 से 12 भी मानी गई है। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो अगली अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था। तो ये हमारी किससे कब तक मानी गई है? ये मानी गई है 11 से 18 वर्ष। ठीक है, 11 से 18 वर्ष, या आपको जो है 12 से भी पूछ सकता है, 12-13 से, कहीं कहीं पर अलग अलग तरीके से डाटा दिया होता है, लेकिन मैक्सिमम आपका यही हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो ये आपको 2019 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम सीखने और सिखाने की सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे क्रो के अनुसार तो ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति हम कर रहे हैं वही क्या है? अधिगम है। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर और विद्वान ये सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। ये क्या होता है? हमारा वातावरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 91 नंबर है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं का वर्णन किया है? ठीक है, तो ये हमारी 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं पियाजे चचा जी ने। तो पहली है इंद्रजातीय गामक अवस्था, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था होती है, और अमूर्त अवस्था होती है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए।
ठीक है, क्योंकि ये आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये क्वेश्चन। और जीन प्याजे आपके तब तक पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप टीचर नहीं बन जाते हैं, ठीक है। टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में प्याजे के बारे में पूछा जाता है, इसकी अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपको कमेंट करके इसकी एज बतानी है कि इस एज में क्या क्या कितने वर्ष तक की रखी गई है। सही है, आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 92 नंबर क्वेश्चन है स्मृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है स्मृति की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सीखे हुए ज्ञान को धारण करना क्या है? स्मृति है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर है, कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पता ही आपका सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। अगला देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर दिया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पता है कौन सा है आपको? पता ही होगा आपको, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 95 नंबर है कि पेवलॉक ने सीखने के ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो कौन सा सिद्धांत है पेवलॉक का? पेवलॉक है अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? अनुबंधन है ये आपका, ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत ये यहाँ पर राइट है। तो इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से रिलेटिव है कि स्कैनर के सीखने के सिद्धांत के नाम क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। और अगला 97 नंबर क्वेश्चन है कि अवधान क्या है। तो कि क्या दिया है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान होता है, ठीक है। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 97 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अवधान क्या है। तो चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। जो चेतना है उसका केंद्रीकरण जो हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बुद्धि परीक्षण बताना है। बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चिंतन क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है चिंतन क्या है। ये आपका 2019 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। सही है। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है तर्क किसे कहते हैं। तो तर्क किसे कहते हैं ये भी 2022 में पूछा गया है। उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। सही। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कल्पना किसे कहते हैं। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। किसके? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? 102 नंबर क्वेश्चन दिया है स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये प्रक्रिया होती हैं स्मृति के अंतर्गत। ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 103 नंबर क्वेश्चन है। तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि क्रदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है। तो भाषा विकास की शेष अवस्था में ये कार्य बच्चा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अशैक्षिक व्यक्ति बालकों की बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं। तो किससे करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं, ठीक है। ये भी आपका 16 में पूछा गया है। ऊपर वाला भी आपका 15 और 16 में पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। तो किसके? बनमानुस के ऊपर किया। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस एनिमल का नाम क्या था, ठीक है। बनमानुस भी आ सकता है या चिंपैंजी भी आप कह सकते हैं। क्या है?
चिंपैंजी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो कौन सी अवस्था कहा है? स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हल के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? वो दिया है प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 108 नंबर है कि गुथरी क्या है? 108 नंबर क्वेश्चन है गुथरी, ये गुथरी होगा, यहाँ पर होगा गुथरी, ठीक है, कि गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। तो ये आपको एकदम से जो नया नाम है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इसको क्वेश्चन को कभी पूछा नहीं गया है अभी तक, सही है। तो समीपता का सिद्धांत कौन सा है? समीपता का सिद्धांत है। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है, जी चाचा जी का है। कितनी स्टेजेस दी हैं? 4 स्टेजेस दिए इन्होंने इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वायोगोस्की ने किया है। किसने किया है? वायोगोस्की ने किया है। अब देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन देखने में तो लंबा है, लेकिन जो है आंसर इसका बहुत ही छोटू सा है। तो वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है, ठीक है। अगर हमारा किसी में लगाव हो गया तो क्या होगी? वो हमारी रुचि हो गई, ठीक है। आगे चलेंगे 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो निरीक्षण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि कहलाती है। तो ये भी आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ क्या होता है? सीख ले। तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है? तो प्रयत्न ए भूल विधि के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम प्रयत्न करेंगे चीज़ों का, अगर बार बार हम अभ्यास करेंगे तो क्या करेंगे? जल्द से जल्द हम उस चीज़ को सीख जाएंगे। 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि जया एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए आप। जया एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है, ठीक है। और कुत्ता क्या करता है? यहाँ पर उसके अंदर से क्या है? लार निकलने लगती है मुंह से। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की जो बिना भोजन दिए, ठीक है, ही कुत्ते द्वारा लार जो है वो निकलने लगी। और किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और किसका है? पेवलॉव का, ठीक है। किसका है? पेवलॉव का, ठीक है। और ये आपका जो है 2015 में और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे भी इसकी संभावना बनती है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किस 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो अनुकूलन का 2 जो है रखी गई हैं उपक्रियाएं, कौन कौन सी है? आत्मसातीकरण है और आत्मसातीकरण है और एक है व्यवस्थापना, ठीक है। क्या है? व्यवस्थापन, ठीक है। असेमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है।
आगे चलते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था है। तो यहाँ पर आपको सारी अवस्था पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अवस्था के बारे में उसकी क्या उसमें है पूछ लिया जाएगा। तो पूर्व सक्रिय काल, ठीक है, क्या है, पूर्व सक्रिय काल, ठीक है। तो आप हमारे जो प्रशिक्षु बैच है, क्या है, जो प्रशिक्षु बैच हम आपके लिए लाए थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो अगर जिसने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। पियाजे के बारे में मैंने सारी स्टेजेस के बारे में अच्छे से आपको बताया है, और वहाँ पे मैंने आपको जो है पिक्स भी लगाई हैं, मतलब कि उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इस एज तक से इस एज तक का बच्चा इस स्टेज में होता है। सही है। तो 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देख रहे हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है। तो आप जो पियाजे हैं उनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, क्योंकि ये आपके लिए हर एंगल से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके जो सिद्धांत के अंदर दिए हैं। तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका किया है? विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 119 नंबर हमारा क्वेश्चन है, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है? तो देखेंगे, युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसको आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा भी नहीं पता होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जैक्ट यही लिखना पड़ेगा, आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो युंग के सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत पूछा गया है 2015 में, और जो है आपको आगे भी मुझे लगता है कि पूछने की संभावना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसको अगर लघु में आता है तो आप अंतःक्रिया और बहिमुखी और उभयमुखी इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 120 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्क। और ये आपको 2015 में पूछा गया है बीटीसी में। 121 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीखने की मात्रा, क्या है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने का वक्र कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सीखने का वक्र कहलाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो हमने आज जो है राजन सीरीज के राजन सीरीज में जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में हमने आज अपने सारे अति लघु उत्तरीय पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब हम जो हैं अगली नेक्स्ट मैराथन में हम जो जो सेकंड पेपर आपका है उसके सारे अति लघु पूरे मैं आपको एक ही मैराथन में कंप्लीट करा दूंगी। तो क्लास कैसी लगी है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है, और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ये क्लास आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये आप यहाँ से आपको डीएलएड में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे मैंने सारा कुछ करा दिया है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ इसी में से आएगा आपको, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम
ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना। इससे मुझे जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो है क्लासेस देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।